किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, इन दिनों झमाझम बारिश का दौर जो चल रहा था वो फिलहाल थम चुका है और ऐसे में कई जगहों पर खेतों में पानी भराव हो चुका है। साथ ही साथ खरीफ की फसलें, चाहे सोयाबीन हो, मक्का हो या फिर धान हो, उनमें कीट रोग व्याधियों की प्रकोप की आशंका बढ़ गई है। तो ऐसे में आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि इन दिनों किसान भाइयों आपको खेतों में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं। इसके अलावा आगामी फसलों के लिए आपको किस तरह की तैयारियां अभी से करनी है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। आज इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी। आप नमस्कार वरिष्ठ किसान कृषि भाइयों। वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में आप पदस्थ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किसान भाइयों। और देखिए, जी, इस समय काफ़ी अच्छी बरसात हुई है और लगभग सभी ज़िलों में मध्य प्रदेश के उतनी वर्षा हो चुकी है और कई जगह सामान्य वर्षा से अधिक भी बिल्कुल वर्षा हो बिल्कुल। चुकी है। और इस समय हमारे किसान भाइयों की काफ़ी फसलें, खास करके जो मूंग उड़द वाले किसान जिन्होंने अर्ली सोइंग करी थी, खास करके जिन्होंने जून माह में भी जी किसी जी किसी जी, ने बोनी कर दी थी बिल्कुल। मूंग की, तो उनकी जो फसलें हैं वो भराव की स्थिति में आ चुकी हैं। तो उस समय उनको फसलें कटाई की अवस्था बनती है। तो यदि मौसम का ये दौर रुकता है तो वो अपनी मूंग उड़द की फसलें कटाई का काम इस समय कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसके अतिरिक्त हमारी जो मुख्य फसल है मध्य प्रदेश की सोयाबीन, इसके अलावा मक्का, धान, ये हमारी फसलें हैं। मूंगफली कई जगहों पे लगाई जाती है, कई किसान भाई तिल लगाते हैं। तो ये जो हमारे किसान भाई हैं, इस समय सबसे विशेष ध्यान रखना है, जहाँ भी जल भराव की स्थिति बनती है तो उनको खेतों से पानी निकास का उपयुक्त प्रबंध करना ही जी है। जी ये विशेष ध्यान इस समय रखना है। क्या खास तरीका करके आजमाया जाए पानी निकासी के लिए? देखिए, जो हमारे सामान्य जो फसलें हैं, जिसमें सोयाबीन है, मक्का है और मूंग उड़द है, तिल है, इसमें तो हमारे किसान भाइयों को सामान्य तौर पे पानी निकालना ही है, जो अपना खेतों में भरा हुआ पानी है। मगर इसके अतिरिक्त हमारी एक फसल और है, वो है धान। हाँ। धान में आमतौर पे ये देखने को आता है कि हमारे किसान भाई जब पानी भर जाता है तो उस पानी को छोड़ देते हैं जी कि अब जी जी। पानी भरा रहने देते हैं, हो सकता है बारिश रुक जाती है। परंतु यहाँ मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, जो बारिश का पानी था, जो जल भराव का पानी था, उसको तुरंत उनको खेत से निकालना है। अच्छा अच्छा। क्योंकि यही एक स्थिति बनती है हमारी फसलों में रोग आने की स्थिति बनती है। खास करके धान की फसल में जो रोग आते हैं, वो रुका हुआ पानी, बहकर आया हुआ नाले नदियों का पानी, अच्छा। वो पानी को यदि हमने भर के रखा हुआ है तो वो चूँकि कई तरह के हमारे जो मिट्टी के रिसाव होके पानी आते हैं और उसमें कई केमिकल्स होते जी जी हैं जी जो जी। दूसरे किसान भी उपयोग कर रहे होते हैं, तो उनका एक मेल हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो वो मेल होकर के वो पानी हमारे खेत में भरा हुआ है, हम उसको रोके हुए हैं। ठीक तो ठीक। समय रहते तुरंत उस पानी को निकालना है, धान की फसल में खास करके। अच्छा और अच्छा। पानी को निकालने के उपरांत साफ पानी उसमें भरना है। अच्छा। जो एसआरआई पद्धति से धान की खेती करती किसान भाई, तो उन्हें पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। उनको सामान्य तौर पे जो सिंचाई हम जैसे गेहूं में सिंचाई देते हैं, वैसे ही उनके खेतों में सिंचाई करना है उनको। और यहाँ मैं थोड़ा सा एक बात और बोल दूँ कि जिन किसान भाइयों के खेतों में बैक वाटर, खास करके नदियों का ठेल वाला हाँ पानी, हाँ, रुका हुआ बिल्कुल। पानी आया हुआ है, तो वो बिल्कुल अपनी तेज़ धूप निकलने लगी है। 2 दिन से हम देख रहे हैं तेज़ धूप आ गई है। तो यहाँ पे उनको ये विशेष ध्यान रखना है कि जिन भी खेतों में उनके पास सिंचाई की पंपों की व्यवस्था है या सिंचाई पंप नहीं भी हैं, पानी में पनडुब्बी मोटरें हैं उनके पास, तो तुरंत उनको आसपास की नदियों में या वहाँ पर पानी की सिंचाई की व्यवस्था और स्प्रिंकलर लगा करके, तो उसका जो सिल्टेशन है, जो नदियाँ या नालों से जो पत्तियों पर, पौधों की पत्तियों पर जो पानी सिल्ट जम गई है, जो अच्छा अच्छा। मिट्टी जम गई है, उसको बिल्कुल तुरंत उनको धोना चाहिए। क्योंकि उसके अच्छा। बाद बारिश नहीं हुई, मान लो 1-2 दिन में, 4 दिन में बारिश नहीं हुई, तो वो डिसिल्टेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपन डिसिल्टेशन नहीं करेंगे, उस मिट्टी को नहीं धोएंगे, तो ट्रांसपीरेशन रुक जाएगा, अच्छा प्रकाश अच्छा। संश्लेषण की स्थिति रुक जाएगी। और हमारा चूँकि सोयाबीन अभी लगभग सभी जगह 60 से 70 दिन के बीच में फसल हो गई हो है। गई है, बिल्कुल ठीक। किसी किसी जगह पे जो 15 जून के आसपास की बोनी थी, 75 दिन की फसल हो गई है। तो वहाँ अब दाना भराव की स्थिति चल रही है। अच्छा अच्छा। और इस समय प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है फसलों बिल्कुल में। बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें
पर्याप्त मात्रा में दानों का आकार अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इसमें जो डिसिल्टेशन करने से दूसरी बीमारियां जो हमें सोयाबीन में उस समय आती हैं, नेक्रोसिस और दूसरी ठीक, समस्या आएंगी, उससे हमारे किसान भाई बच जाएंगे। और धान में जो पानी निकास का मैंने कहा, चूँकि कई जगह पे खरपतवार नियंत्रण की दवाइयाँ डाली जाती हैं। कोई किसान मक्का लगाया हुआ है आपके बाजू में, कोई किसान दूसरी फसल लगाया हुआ है, धान अलग फसल है, तो वो लीचिंग हो करके बहाव से वो पानी जो गंदा पानी है वो मिक्स होके, केमिकल के मिक्स होके आपके खेत में आया हुआ है, वो आपकी धान की तो फसल को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और आप उसको तुरंत पानी को निकालिए, ठीक है। स्प्रिंकलर से अपने खेत को धुलाई कर दीजिए, फसलों की, पत्तियों की, बैक वाटर है, आमतौर पर क्या किसान भाई ऐसा करते हैं या इसमें कहीं चूक कर जाते हैं? चूक कर जाते हैं। अच्छा, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि बारिश होगी, अगला दौर फिर और आएगा। हाँ, अगला दौर आएगा। और उस समय क्या होता है, तापमान तेज़ होता है, ये जो मिट्टी है, सिल्ट है, वो पत्तियों पे कड़क जम जाती है, और फिर और उसमें क्या होता है किसान भाई कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पूरी रुक हो नहीं जाती है। पाती है, और जो पौधे को पर्याप्त जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो हो नहीं पाते हैं, और उसके बाद फिर आपकी जो फसल की बढ़वार है वो रुक जाती है। इनके ये छिड़काव जो के सोयाबीन की फसल में अगर इस मौसम में अगर कीट व्याधि या रोग व्याधि होने की आशंका रहती तो ये उसमें उपाय करेगा ये? बिल्कुल, आप इस समय एनपीके का छिड़काव सोयाबीन में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। आपको सिर्फ सोयाबीन में नज़र रखना है, क्योंकि सोयाबीन की जो वानस्पति फेज़ है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, अच्छा। और अब वो इस समय प्रोडक्टिव फेज़ चल रही है, फली भराव की फेज़ चल रही है। अधिकतर जो किस्में हैं, जो लंबी अवधि की किस्में हैं, 100 दिन से ज़्यादा वाली किस्में हैं, उनमें अवश्य अभी छोटी फलियां हैं, उनमें दाना नहीं भरा, किसी में बड है। परंतु यहाँ एक स्थिति और कई क्षेत्रों में बनी थी, वो है कि चूँकि उस समय बारिश होती रही, बारिश किसान भाई निगरानी सतत नहीं कर पाए खेतों में, तो उसमें प्रथम फ्लैश जो है फूल का आया, और उसको जो सेमी लूपर है, कुंडलक, हरी कुंडलक इल्ली ने खा लिया। तो उसमें बड देखने को मिलती है, किसान भाई सोचते हैं कि अफलन हो गया। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ एक स्थिति का ध्यान रखें, यदि देर की पकने वाली सोयाबीन की फसल है, उनकी देर की अवधि की है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कम अवधि की थी तो वो तो मैच्योरिटी स्टेज आने लगेगी, उसमें कम फलियाँ लगेंगी। मगर देर से आने वाली तो उसमें सेकंड फ्लैश आता है, द्वितीय फ्लैश आता है फूल और फलियों का, तो वो देखने को इस समय उनको मिलेगा। तो उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उस फ्लैश को वो ले सकते हैं। बाद में एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस बात की निगरानी वो सतत अपनी खेतों की करती रहें, क्योंकि इसी ही समय सबसे ज़्यादा कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है। प्रथम सप्ताह सितंबर, अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर प्रथम सप्ताह सितंबर में सबसे ज़्यादा कीट व्याधियों का प्रकोप होता है। उपाय क्या है किसान भाइयों के लिए? इसमें सबसे प्रमुख है कि जो हमारी सोयाबीन की फसल है, उसमें आपको मेड़ों पे चल फिर कर घूम कर के चारों मेड़ों में देखे किसान भाई, बहुत ज़्यादा गुच्छों में इल्लियाँ दिख रही हैं आपको पत्तियों पर, जब छेद दिखेंगे बिल्कुल छन्नी जैसे, आप उन पौधों को उखाड़ के नष्ट कर दें। अच्छा। उनके लार्वी इस समय उनमें अंडे या लार्वी देखने को मिलेंगे, वो पूरा का पूरा पौधा आप नष्ट कर दें उसको। अच्छा। और कोई भी जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आपके पास उपलब्ध हो आसपास की दुकानों पे, जो मिल जाए अच्छी जो कंपनी के, तो उनका छिड़काव करें, और एक छिड़काव अवश्य कर दें। अच्छा। ताकि चूँकि एक और स्थिति बनी है कि हमारे जो सोयाबीन में किसान भाइयों की फसलें घनी हुई हैं, काफ़ी घनी हैं, तो उस समय उनको छिड़काव की स्थिति नहीं बन पा रही, एक वो समस्या भी जा रही है। परंतु ये एक है कि सतत निगरानी रखें, यदि उनको लग रहा है अर्धकुंडलक इल्ली का प्रकोप है, या इसके अलावा भी अन्य कीटों का प्रकोप उनको देखने को मिल रहा है। हाँ, टोबैको के तंबाकू की इल्ली का प्रकोप होता है, यदि वो छन्नी सी अवस्था बन रही, तो वो टोबैको कैटरपिलर है, तंबाकू की इल्ली है। तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक कीट हैं ये दो। और जो मतलब जो पकने की अवस्था पे एक कीट और आता है सोयाबीन में, वो है गर्डल बीटल। अच्छा। तो उसके फ्लैश बीच बीच में आते रहते हैं। और अब जैसे ही बारिश रुकेगी, एक दौर जैसे ही फलियां बनने का आएगा सोयाबीन में, एक दौर उस समय गर्डल बीटल का आता है। अच्छा। तो अपनी खेतों की सतत निगरानी रखें, और एक कोई भी सिस्टेमिक कीटनाशक का धान के लिए भी लगे। आप डॉक्टर साहब बता दीजिए कि धान के जो हमारे उत्पादक किसान भाई हैं, वो अपनी फसल को कीट रोग से कैसे बचाएं? धान में मुख्य तौर पे इस समय कीटों का प्रकोप ज़्यादा नहीं होता। अच्छा। परंतु पहली बात, यदि चूँकि बारिश का पानी अभी गिरा है सभी जगह, मान लो जल भराव नहीं भी हुआ है, तो किसान भाइयों को चाहिए, लगातार बारिश का दौर चला है, एक बार अपने खेत का पानी निकाल दें। ठीक है। और पुनः साफ पानी खेत में
कम से कम 5-7 दिन बाद एक हल्की सी बतर आने के बाद साफ पानी खेतों में भर दें, ठीक है। तो उसमें जड़ सड़न के रोग से बच जाएंगे। इसके अलावा अपने धान के खेतों की निगरानी रखें और वहाँ पर उनको यदि देखने को मिल रहा है आँख के समान गेरुआ रंग के धब्बे अपनी पत्तियों पे, धान की पत्तियों पे देखने को मिल रहे हैं, तो वो ब्लास्ट जो डिजीज़ है धान की, वो आने की संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त यदि नोक सूख रही है, ऊपर सिरा सूख रहा है और सिरा विन्यास सूख रहा है, तो उस समय हमारे किसान भाइयों को ब्लाइट जो धान का झुलसा रोग है उसकी संभावना बनती है। तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को टेबुकोनाजोल नामक जो है फफूंदी नाशक है, इसका छिड़काव करना चाहिए। और इसके अलावा भी दूसरे फफूंदी नाशक भी जो वहाँ पर हेक्साकोनाजोल है और भी दवाइयाँ हैं जो खास करके आसपास उपलब्ध हो जाएं, उन दवाइयों के एक हल्का छिड़काव ऐसी स्थिति बनने पर, जो मैंने दोनों स्थितियाँ बताई, एक तो सिरा सूख रही हो धान की और या आँख के समान गेरुआ धब्बे बने हों, झुलसा रोग या ब्लास्ट रोग, ब्लाइट या ब्लास्ट दोनों डिजीज़ हैं, तो वहाँ उन्हें कोई भी कॉपर फंजीसाइड का छिड़काव करना है। तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 2 दवाइयाँ हैं। ये सस्ती भी पड़ेंगी हमारे किसान भाइयों को। जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, यदि उनका 15 लीटर का पंप है तो उसको 3 ग्राम दवा का उपयोग करना है 15 लीटर में, और 3 ग्राम के साथ उनको जो 15 लीटर के पंप में 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करना है। तो ये इस तरह से एक पंप का जो डोज मैंने बताया, और 1 एकड़ में 10 से 12 पंप जो है 15 लीटर के पंप से उन्हें छिड़काव करना चाहिए। और ऐसी स्थिति बनने पे, कहीं भी ऐसी स्थिति दिख रही है तो ये छिड़काव बिल्कुल कर दें, तो आने वाले समय में उनको व्याधियों से बचाव मिलेगा। जी, तो डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई अभी बोनी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपकी ओर से? देखिए, यहाँ मैं कहना चाहूँगा, चूँकि अब सितंबर का महीना आ गया है और बहुत ज़्यादा समय निकल गया। अगस्त 15 से हम लोग सोचते थे कि 15 अगस्त जो बोनी नहीं कर पाए, 15 अगस्त के बीच में बुवाई कर दें। जी जी। और अब मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि अगेती फसलों की बुवाई करें। अच्छा। अगेती फसलों में यहाँ पर यदि उनके पास पानी उपलब्ध है तो आलू लगा सकते हैं। ठीक है। आलू की फसल लगभग 60 दिन की होती है और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक, 15 नवंबर तक उनकी, मान लो 15 सितंबर तक भी वो अपनी खेत की तैयारी करके लगा पाए, उनके पास सिंचाई जल उपलब्ध है, तो आलू की बुवाई कर सकते हैं। और सितंबर के अंत के बाद अक्टूबर जैसे ही शुरू होता है, लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। इसके पहले सितंबर में मटरी या मटर, जैसे ग्रीन पी जिसको हम कहते हैं, हरा मटर में उनको बाज़ार में बेचना है, तो हरी मटर के लिए वो मटर की कई किस्में उपलब्ध हैं बाज़ार में। PSM 3 है, अर्किल है, इन किस्मों को लगा करके वो हरी फलियों को जल्दी आ जाएंगी बाज़ार में, हरी कीमत भी मिल जाती, कीमत मिल जाएगी। और वो हरी फलियां बेच करके और उसको खाली कर देंगे खेत को। उसके बाद उनकी जो अपनी रबी की फसल होगी, चाहे वो चना लगाना चाहें या गेहूँ लगाना चाहें, उधर नवंबर आखिरी तक वो ये फसलें लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तैयारी अभी रखें वो अपनी। यदि बतर की अवस्था बनती है, समय मिलता है उनको, तो बिल्कुल अगेती फसलों की बुवाई का कार्य कर लें। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। डॉक्टर साहब जी, इसके अलावा अगर हम बगीचों की भी अब चलते चलते बात कर लें, जी हाँ। तो बगीचों की देखभाल के लिए आपकी ओर से क्या सलाह हमारे किसान भाइयों को? यहाँ मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि अपने जो भी बगीचे हैं, आम है, अमरूद है, नींबू है, संतरा है, इन बगीचों में आंवला है, पानी निकास की समुचित व्यवस्था पहले करें। और जैसे ही उनको बतर मिलती है तो वो अपना जो कल्टीवेटर है, यदि उनमें 5x5, 6x6 मीटर पे उनकी लगी हुई है फसल, तो एक बार निदाई का काम अवश्य कर दें, उसमें कल्टीवेशन अवश्य कर दें। और चूँकि बारिश जाते जाते उनको चाहिए कि इनमें अब थाले बना दें। जैसे ही बारिश जाती सितंबर के आखिर में इनको अपने बगीचों में थाले बना देना चाहिए, क्योंकि यदि उनके पास ड्रिप नहीं है, बड़े पौधे होंगे तो थाला पद्धति से सिंचाई देना में आसानी होगी। इसके अलावा जो आम की फसल है उसमें इस समय सबसे ज़्यादा सितंबर माह के अंत तक एक कीट का प्रकोप होता है, वो मैंगो बेबर है, जो आम की जाला मक्खी कहलाती है। जगह जगह जाले दिखेंगे, हमारे किसान भाई सोचते हैं कि मकड़ी लग गई। एक वास्तविकता में वो मैंगो बेबर है। और सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। आम की फसल को लगभग मतलब 50% तक नुकसान पहुंचाने वाला मैंगो बेबर है। चींटे हैं, चींटों के गुच्छे हैं, ये इस समय बन जाते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए जैसे ही बारिश का दौर रुकता है तो बड़े बड़े कपड़े ले लें, नीचे बिछा दें पेड़ों के नीचे, और इनको डालियों को जहाँ बेबर लगा हुआ उनको जालों को काट लें। काट के उन कपड़ों को गिरा कपड़ों पे गिरा के पोटलियाँ बना लें और एक जगह बाहर ले जा करके उनको आग लगा दें, जला दें। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। और जो आपका कैनोपी क्षेत्र है, जहाँ छाया आती जितने क्षेत्र में, उसमें क्लोरोपायरीफास नामक जो दवा है उसकी गुड़ाई करवा दें, ताकि इनके जो अधिकतर देखिए जो फल वृक्ष होते हैं इन पे जो कीट जाते हैं तो वो ज़मीन से ही ऊपर जाते हैं। तो यहाँ इनको यदि ये सावधानी रखेंगे कि वो बोर्डो पेस्टिंग कर देंगे, जैसे ही बारिश रुकती पेड़ की छांव है उतने हिस्से में दवाई का गुड़ाई कर दें मिट्टी में, तो उनके अंडे जो ज़मीन में होते हैं वो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और हाँ, और जैसे ही बारिश का दौर रुकता है तो उनको बोर्डो पेस्टिंग अपने बगीचों में करना चाहिए। जैसे ही अक्टूबर माह शुरू होता है उस समय एक बार बोर्डो पेस्टिंग सारे बगीचों में कर देना चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखना है। तो गुलाब की एक और यहाँ गुलाब वाले कई बगीचे हमारे गुलाब के होते हैं किसान भाइयों, तो गुलाब के बगीचों में उनको ध्यान रखना है, डीप प्रूनिंग करना है। जैसे ही सितंबर समाप्त होता है, अक्टूबर का महीना आता है, बिल्कुल एकदम जहाँ आपकी जड़ और तना आता है वहाँ से पौधों की छटाई का काम कर दें। और इसके बाद विंटर हीट ट्रीटमेंट इसको दिया जाता है। जब जो गुलाब को बड़े आकार के चाहिए उनको, तो विंटर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है अक्टूबर के महीने में। तो अच्छी गुड़ाई करके खोद दें, जड़ों को थोड़ा सा बाहर निकाल दें उनकी, कुछ जड़ें जो ज़्यादा लंबी निकल गई हैं बाहर निकाल दें, उनको करीब 5-7 दिन हल्की सी धूप लगने दें। 2-4-6 जड़ें जो ऊपर रहती हैं उनको विंटर हीट ट्रीटमेंट लगने के बाद आप उसमें रोज़ मिक्सर डाल के और उनको ढक दें। तो देखिए, ढेर सारी जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने आपको दी हैं किसान भाइयों, और इसीलिए जो शुरुआत से काम एक बार फिर आपको जल्दी से बता दें कि खेतों में जल का भराव बिल्कुल नहीं होने देना है। इसके अलावा आपको धान की फसल का कैसे ख्याल रखना है और सब्जियों की अगेती और शीतकालीन रोपणी आपको किस तरह तैयार करनी है, इस बारे में डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दलहनी रकबे में वृद्धि, सोयाबीन नुकसान की भरपाई की जाएगी, धान का तना भेदक कीट से बचाव, अगेती हरी मटर लगाएं और बारिश में मौसम में पशुओं का प्रबंधन। और अब खबरें विस्तार से।
देश में नई शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुखी बनाने का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आह्वान किया है। कृषि मंत्री श्री तोमर के मुख्य आतिथ्य में देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित कृषि शिक्षा से जुड़े सैकड़ों विद्वानों ने व्यापक विचार विमर्श किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को एक समिति बनाने को कहा है जो अपनी सिफारिशें देंगी। देश में इस साल मानसूनी बारिश अच्छी होने से दलहनी फसलों का रकबा 6 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। अभी तक देश भर में 135 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलों की बुवाई हुई है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 129 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। सबसे अधिक 2.5 लाख हेक्टेयर रकबा अरहर का बढ़ा है। चालू खरीफ में अरहर की बुवाई 47 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल 41 लाख हेक्टेयर थी। मध्य प्रदेश में दलहनी बुवाई पिछले साल की अपेक्षा 1.5 लाख हेक्टेयर कम हुई है। मध्य प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलों की बुवाई की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सोयाबीन फसल में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। फसल बीमा एवं राहत राशि मिलाकर किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विगत दिनों प्रदेश के कई जिलों में सोयाबीन फसल के नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए इस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में 5 अत्याधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक क्लस्टर विश्व स्तर का होगा। मध्य प्रदेश में परंपरागत फसलों की तरह ही उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसानों की आमदनी दोगुना करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना किसान कल्याण से ही पूरा होगा। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण भविष्य की रणनीति विषय पर आयोजित वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। धान का तना भेदक कीट से बचाव। तना भेदक कीट का प्रकोप धान की सुगंधित किस्मों में सर्वाधिक होता है। वयस्क सफेद रंग का होता है, जिसकी इल्लियां फसल को हानि पहुंचाती हैं। मादा वयस्क पत्तियों पर समूह में अंडे देती है, जिनमें से सुंडियां बाहर निकलती हैं और यह तने के सहारे रेंगकर तने के निचले भाग में छिद्र कर अंदर से खोखला कर देती हैं। इसके कारण तना खोखला होकर सूख जाता है, जिसकी रोकथाम हेतु क्यूनॉल फास 25 ईसी या क्लोरोपाइरीफास 20 ईसी 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर से छिड़काव करें। अंडों को नष्ट करना चाहिए एवं गर्मी में खेत की गहरी जुताई करना फायदेमंद रहता है। अगेती हरी मटर को विभिन्न प्रकार की भूमियों में बोया जा सकता है, परंतु उचित जल निकास वाली दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करना चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद समतलीकरण हेतु पाटा चलाना चाहिए। अगेती जातियों के लिए 100 से 125 किलोग्राम बीज तथा पछेती जातियों के लिए 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। उचित समय पर बोई गई फसल के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। अगेती मटर की बुवाई का समय 15 से 30 अक्टूबर तक है। हरी फलियों के लिए बुवाई 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करना लाभदायक रहता है। बुवाई कतार से या नारी हल या सीड ड्रिल या सीड कम फर्टी ड्रिल से करना चाहिए। मटर की उन्नत किस्में अर्किल, बोनाबिले, जवाहर मटर 1, जवाहर मटर 2, जवाहर मटर 3, आज़ाद मटर 1, PSM 3, स्वर्ण रेखा NP 29 लगाकर अधिकाधिक उत्पादन पाया जा सकता है। अमरूद में फल विगलन रोग का प्रकोप बरसात के मौसम में अधिक होता है। अधिक नमी वाले क्षेत्रों में भूमि के समीप के फल प्रायः कलिका वाले अग्रभाग से सड़ना प्रारंभ करते हैं और 23 दिनों में ही पूरा फल सड़ जाता है। सड़े भाग पर रुई के समान कवक की वृद्धि दिखाई देती है। इस रोग से फलों को हानि पहुंचती है। इसके प्रबंधन के लिए रोग की प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही फफूंदी नाशक जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% या कार्बेंडाजिम 0.1% का 2 से 3 बार छिड़काव करें। पेड़ों की शाखाओं को भूमि से छूने नहीं देना चाहिए। पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग जैसे खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू तथा लंगड़ा बुखार प्रमुखता से बरसात के दिनों में गोवंश को प्रभावित करते हैं। कई बार पशुओं की जान भी चली जाती है। इन रोगों से बचाव के लिए बारिश से पहले टीकाकरण करना आवश्यक है। उपरोक्त बीमारियों को ध्यान में रखने के साथ साथ पशुपालक वर्षा ऋतु में पशु प्रबंधन करें। बारिश से पहले पशुओं के पशुशाला की छत की मरम्मत कर दें, जिससे बारिश का पानी न टपके।
पशुशाला की खिड़कियां खुली रखें तथा गर्मी एवं उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। इस मौसम में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। पानी को एक जगह एकत्रित नहीं होने दें जिससे मच्छर ना हो और परजीवी संक्रमण रोका जा सके। पशुशाला में पशु के मलमूत्र की निकासी का भी उचित प्रबंध हो। पशुशाला को दिन में एक बार फिनाइल के घोल से अवश्य साफ करें। बाड़े में और उसके आसपास कचरा और गंदगी ना इकट्ठा होने दें। नियमित अंतराल पर कीटनाशक का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई।